हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड बोर्ड जो मॉडल सेट जारी किया गया है, मॉडल प्रश्न पत्र 2023 का क्लास 10th वाला, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जो हम लोग का सब्जेक्ट होगा सामाजिक विज्ञान। ठीक है। और ये जो हमारा 5 मॉडल सेट जारी किया गया है जैक वाला क्लास 10th के लिए 2022-23 एग्जामिनेशन के लिए, उसको हम लोग डील करने वाले हैं, जिसका जो कि एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन वाला हम लोग डील करेंगे। वैसे हमारा सब्जेक्टिव वगैरह भी है, लेकिन अभी हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव केवल देखेंगे। एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि यदि कहीं आप ये मॉडल प्रश्न पत्र को सही ढंग से बना लेते हैं, और जितने भी 5 मॉडल सेट जारी किया गया है, किसी भी सब्जेक्ट में 5 मॉडल सेट जारी किया गया है, वो सारे सब्जेक्ट में अगर कहीं आप बना लेते हैं तो इतना तो निश्चित है कि आप पीछे कितने मेहनत करके पढ़े हैं वो थोड़ा सा कम, और इस मॉडल सेट में आप कितना मेहनत किए हैं इस पर ज़्यादा फोकस होगा। और हमें संभावित यही लगता है कि अगर कहीं सही ढंग से आप पाँचों मॉडल सेट को सही ढंग से कर लेते हैं, पाँचों मॉडल सेट को अगर सही ढंग से कर लेते हैं, तो आपका 90 प्लस या 90 से एभव नंबर आने के, 90 प्लस परसेंटेज आने की संभावना रहती है। लेकिन बशर्ते जो क्वेश्चन दिया गया है मॉडल सेट में, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जो होंगे अगल बगल के, उसको भी जानकारी करते जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है और उसका आंसर क्या होगा, और उससे रिलेटेड अगर कहीं अगल बगल का कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग वो भी करेंगे कि उससे रिलेटेड के पीछे का जो क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है एक दो को, वो भी बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। हम लोग के पास क्वेश्चन की संख्या हमारे पास कितनी है? 40 है। उसमें से हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, जिसमें हमको हर एक क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला क्या लिखा हुआ है? पहला कह रहा है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने यह कहा था? ऑप्शन नंबर ए है कि मैटरनिख, दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन, तीसरा ऑप्शन है बिस्मार्क, चौथा ऑप्शन है विलियम विलियम वन। तो हमारा इसका आंसर होगा मैटरनिख, ऑप्शन नंबर ए। मैटरनिख ने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। याद रखेंगे किसने कहा था? मैटरनिख ने कहा था। इससे रिलेटेड थोड़ा सा और एक दो जानकारी रख लेंगे। इन्होंने वियना सम्मेलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था? मैटरनिख ने किया था। मैटरनिख ने क्या किया था? वियना सम्मेलन का नेतृत्व किया था। और ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। कहाँ के चांसलर थे जी? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। और एक बात और, ये कुलीन श्रेणी का व्यक्ति थे। कौन कुलीन श्रेणी के व्यक्ति थे? मैटरनिख। ये हम लोग का हो गया इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन इधर उधर का जी। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, 1804 की नागरिकता संहिता को आम तौर पर जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? किसको? 1804 की नागरिकता संहिता को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है चुनाव संहिता, दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन संहिता, तीसरा ऑप्शन है हम्मुराबी की विधि संहिता, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा नेपोलियन संहिता। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा जी? नेपोलियन संहिता, जिसको किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता किसके नाम से जाना जाता है? नागरिकता संहिता जो 1804 में आया था, उसको नेपोलियन संहिता से भी जाना जाता है जी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, उसको मिटा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बाबा रामचंद्र कौन थे? बाबा रामचंद्र कौन थे? ऑप्शन नंबर में है स्वतंत्रता सेना, अगला है गिरमिटिया मजदूर, तीसरा है क्रांतिकारी, चौथा है शांति दूत। तो हमारा इसका तीसरा का आंसर होगा गिरमिटिया मजदूर। इससे रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, बाबा रामचंद्र कौन थे? गिरमिटिया मजदूर थे। ये अवध में किसानों का नेतृत्व किए थे। कौन किए थे? बाबा रामचंद्र किए थे, है ना। और ये भारतीय ट्रेड यूनियन के नेता थे। किसके नेता थे? भारतीय ट्रेड यूनियन के नेता थे।
आपका क्वेश्चन जितना भी हम बताते जा रहे हैं सेट से रिलेटेड आगे पीछे का जो आ सकता है, आने की संभावना होती है। सेट जारी ही इसलिए किया जाता है जी, ताकि उससे रिलेटेड और आगे पीछे का क्वेश्चन बच्चा करके रखे और क्वेश्चन सही ढंग से हो सके उससे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर पढ़ते हैं कि गांधी इरविना समझौता कब हुआ था? गांधी इरविना समझौता कब हुआ था? ऑप्शन में लिखा हुआ है, एक्चुअली इरविना नहीं इरविन होना चाहिए था, इरविना लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ये है 3 अप्रैल 1931, 5 अप्रैल 1931, 35 अप्रैल 1932। ये 35 अप्रैल तो नहीं होगा, लेकिन लिखा है 35 अप्रैल 1932 और फिर है 3 अप्रैल 1932 जी। इसका कोई आंसर सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता था, लेकिन 5 अप्रैल की जगह 5 मार्च होता तो 5 मार्च 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। यहाँ पर इरविना लिख दिया है, जो थोड़ा मिस्टेक से टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। और इससे रिलेटेड थोड़ा सा और जानकारी रख लीजिएगा कि ये समझौता किसने किसने किए थे। तो ये समझौता एक महात्मा गांधी किए थे और एक लॉर्ड इरविन किए थे। महात्मा गांधी का गांधी ले लिया गया है और लॉर्ड इरविन का इरविन ले लिया गया है और इससे लिख दिया गया है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ठीक है, और एक बात और इससे रिलेटेड भी ध्यान रखेंगे कि लंदन द्वितीय गोल मेज सम्मेलन से पूर्व यह समझौता हुआ था। किसके पूर्व हुआ था? लंदन द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के पूर्व। कौन सा समझौता? गांधी इरविन समझौता। हम इसको पूछ इसलिए ले रहे हैं आपसे, और आप हमारे साथ बोलते भी जाएंगे ताकि आपको कुछ हद तक याद होते चला जाए जी। चौथा का था, कौन सा समझौता बोले थे? गांधी इरविन समझौता। और ये किसके पहले हुआ था जी? लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चौथा तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आनंद मठ, बी है दुर्गेश नंदिनी, सी है मृगालिनी और डी है कपाल कुंडलम। ये चारों में से हमारा ऑप्शन सही होगा आनंद मठ। आनंद मठ हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आनंद मठ से ही हमारा वंदे मातरम गीत लिया गया था। आनंद मठ एक उपन्यास है जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित वंदे मातरम गीत लिया गया था। किससे लिया गया था? आनंद मठ से। इससे रिलेटेड थोड़ा सा और जानकारी रखिएगा कि ये आनंद मठ जो उपन्यास लिखा गया था, ये उपन्यास में उत्तर बंगाल में, इस उपन्यास में क्या जानकारी दी लिखी हुई थी? उत्तर बंगाल, उत्तर बंगाल में, उत्तर बंगाल में 1773 ईस्वी में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था जी? सन्यासी विद्रोह का हुआ था, उसके बारे में वर्णन किया गया है। इसमें एक चीज और पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये उपन्यास राष्ट्रवादी उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? राष्ट्रवादी उपन्यास है जी। और एक बात और कि ये हमारा जो रचना हुआ था आनंद मठ का, ये कब रचा गया था? आनंद मठ 1982 में रचा गया था जी। कब रचा गया था? 1982 में रचा गया था। एक बात और थोड़ा सा जान लेंगे इससे रिलेटेड कि जो वंदे मातरम हमारा संगीत, जो हमारा गीत है, राष्ट्रीय गीत है, उसको कब लागू किया गया था? ये राष्ट्रीय गीत के तौर पर कब जाना जाने लगा था? तो 24 जनवरी 1950 से लागू किया गया था जी। 24 जनवरी 1950 से। बात को ध्यान में रखेंगे, कब से लागू किया गया था? 24 जनवरी 1950। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या कह रहा है, सो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक
एवं वित्तीय सम्मेलन भी कहते हैं, वो कब हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1942 में, ऑप्शन ए है 1942 में, बी है 1944 में, सी है 1946 में और डी है 1948 में। मेरा राइट आंसर होगा 1944। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था जी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जिसको किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन, मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन, जिसका ऑप्शन, जिसका राइट आंसर क्या होगा? 1944 होगा। और ये राइट आंसर बी में है जी। रिलेटेड और थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि आखिरकार सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य को बड़े ढंग से सुनिएगा, 2 बार हम रिपीट करेंगे। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में मौद्रिक एक स्थिरता सुनिश्चित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रखेंगे। हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 नंबर में किस उद्योग मेंस्प्लेनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया था? यानी कौन सा ऐसा उद्योग था, कौन सा ऐसा उद्योग था जो मेंस्प्लेनिंग जेनी मशीन? पहला ऑप्शन है सूती कपड़ा उद्योग, है जूट उद्योग। होगा सूती कपड़ा उद्योग। सूती कपड़ा उद्योग महिला में लिखेंगे जी, सूती कपड़ा उद्योग ए में आएगा। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ये। इससे रिलेटेड कुछ जानकारी और दे देते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है जी। हम हमेशा बोले हैं कि यदि आप इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन कह रहा है और उससे थोड़ा सा रिलेटेड जानकारी आगे पीछे का रखते हैं तो आपको गारंटी मानिए कि 90% से अबव मार्क्स आपका उठाया जा सकता है किसी भी सब्जेक्ट में। और जितने भी सेट बनाए गए हैं वो एमसीक्यू अगर आप देखें तो एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ है। 7 नंबर का हम लोग देख ले थोड़ा सा। 7 नंबर का जो ए ऑप्शन था उससे रिलेटेड कुछ जानकारी और दे देते हैं। क्या है? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? आप लोग बोलेंगे स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अन्यथा हम बताते हैं कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, जिसको यहाँ पर मेन स्पिनिंग जेनी लिखा हुआ है। ये एक मशीन था जिसको जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था। और कब किया था जी? 1976 में। किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्ज, है ना। कब किया था? 1976 में। कब किया था भैया? 1976 में किया था। और एक बात याद रखिएगा, इस मशीन का थोड़ा सा उद्देश्य क्या था सो समझिएगा। ये मशीन जो है ना एक था, कितने सूते काट सकते थे? 8 सूते काट सकते थे। से रिलेटेड ये कब हुआ था? ये मशीन का आविष्कार 1976 में जब हुआ था तो ये कहाँ चीज में आया था? औद्योगिक क्रांति जो सर्वप्रथम इंग्लैंड से शुरू हुआ था उसमें ये काम आया था, उसमें बहुत मददगार हुआ था। और साथ साथ एक और याद रखिएगा कि 1976 में इसी समय एक और थे, जैसे इन्होंने, क्या नाम था? जेम्स हरग्रीव्ज, जिस तरीके से स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किए थे, वैसे ही आर्कराइट नाम के एक व्यक्ति थे। आर्कराइट, पुनः सुनिएगा, आर्कराइट नाम करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक और मशीन बनाया था जिसका नाम था वाटर फ्रेम। ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है। एक्चुअली सैंपल पेपर बनाया ही इसलिए जाता है ताकि अगल बगल का क्वेश्चन भी आपको जानकारी रहे, है ना। कौन सा था? कौन आदमी थे? आर्कराइट थे, जिन्होंने वाटर फ्रेम नाम का एक मशीन बनाए थे। और ये भी औद्योगिक क्रांति में बहुत मदद मिला था जी। और दोनों 1976 में ही बनाया गया था। चलिए, अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे स्क्रीन को कर देते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस समाचार पत्र ने वन क्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली? यानी कहने का मतलब एक समाचार पत्र था जो रातों रात, वन क्यूलर प्रेस एक्ट एक प्रकार का नियम था, नियम बनाया गया था जिससे बचे रातों रात वो अपना नाम बदल लिया। और वो
कौन थे? पहला ऑप्शन है भारत मित्र, हरिजन, तीसरा ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका और चौथा ऑप्शन है हिंदुस्तान रिव्यू। तो इसमें से सही आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका, राइट आंसर सी होगा। इससे रिलेटेड भी कुछ जानकारियां ले लीजिएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये किस भाषा की अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में लिखी जाती थी? बंगाल भाषा की थी, बंगला भाषा की थी, है ना, बंगला भाषा की थी। लेकिन जैसे ही वन क्यूलर प्रेस एक्ट के से बचना था तो रातों रात ये अपना नाम बदल करके अलग नाम रख लिए, जिसका नाम था अंग्रेजी साप्ताहिक। ये वन क्यूलर क्या करता था जी, आपको इसका उद्देश्य था कि भारतीय लोगों को भारतीय भाषा में समाचार पत्र जो होगा उसको सत्ता नहीं देनी है जी। तो इन्होंने क्या किया, अमृत बाजार पत्रिका ने अंग्रेजी साप्ताहिक में अपना नाम बदल करके कर दिया था। इससे रिलेटेड जानकारी आप लोग रखिएगा, वो जानकारी क्या है सो सुनिएगा। वन क्यूलर प्रेस एक्ट वायसराय लीटन द्वारा 1878 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1878 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? लीटन के द्वारा लाया गया था। कौन सा एक्ट लाया गया था? वार्न क्यूलर, जिसको वन क्यूलर यहाँ पर लिखा हुआ है, वार्न क्यूलर वन क्यूलर मैच करता है, सेम चीज है जी। अगला चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या था? अच्छा, वन क्यूलर का उद्देश्य क्या था? वन क्यूलर का उद्देश्य था भारत में और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना। अब सोच रहे होंगे क्या ये प्रतिबंधन हमेशा? क्या नहीं जी, ये प्रतिबंधन 1878 में लगा था। इसके द्वारा रद्द किया गया था, वो था लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। क्वेश्चन नंबर 9, हमें लगता है अगर आप मेरे साथ बोलते जाएं तो आपको जानकारी में याद होते चले जाएंगे जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, होसे मेला, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? ये लिख देता है कभी कभार, होसे मेला से आप क्या समझते हैं? यहाँ लिख दिया है होसे मेला का होता है, गुयाना में होता है, मॉरिशस में होता है, त्रिनिदाद में होता है, सूरीनाम में होता है। तो राइट आंसर होगा त्रिनिदाद, ऑप्शन नंबर सी, त्रिनिदाद में होता है। अब इसके बारे में समझिएगा, ये हम लोग को हिस्ट्री वगैरह में पढ़ना पड़ता है, चैप्टर नंबर 7 व्यापार एवं मंडलीकरण में हमको इसको पढ़ना पड़ता है जी। जो कि त्रिनिदाद और होसे मेला के बारे में और डिटेल जानकारी सुनिएगा। दक्षिण अमेरिका के एक देश त्रिनिदाद में मनाए जाने वाले मुहर्रम के मेले को होसे कहते हैं। क्या कहते हैं? होसे कहते हैं। क्या कहते हैं? होसे कहते हैं। किसको होसे कहते हैं? जो कि मुहर्रम के मेले को होसे कहते हैं। कहाँ मनाया? अमेरिका के एक देश त्रिनिदाद में। कहाँ मनाया जाता है? त्रिनिदाद में। एक बात याद रखिएगा, ये किसके नाम पर मनाया जाता है? इमाम हुसैन के नाम पर बनाया जाता है। किसके नाम पर मनाया जाता है जी? इमाम हुसैन के नाम पे बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं जी। 1 मिनट दीजिएगा, हम 10 नंबर की ओर चलते हैं बस। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सो सुनिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है? बड़ी बार पूछा जाता है ये चीजें। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है? किस प्रांत में बनाई गई है, सॉरी, किस प्रांत में बनाई गई है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है पंजाब, चौथा राजस्थान। राइट आंसर मेरा पंजाब होगा और पंजाब मेरा तीसरा नंबर ऑप्शन है जी। इससे क्वेश्चन एमसीक्यू में 1 नंबर में अगर पूछना हो, देखो मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन अगर बनाना है और अधिकतर मॉडल पेपर से ही बनेगा, 70-80% से ज्यादा ही मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन रहेगा। तो आपका क्वेश्चन इसको अगर चेंज करके देना रहे तो क्या चेंज करेगा? चेंज करेगा तो लिखेगा कैनाल कॉलोनी से क्या आशय है? कैनाल कॉलोनी से क्या आशय है? तो आप कैनाल कॉलोनी के बारे में बोलेंगे कि कैनाल कॉलोनी के से क्या आशय है। अगर इसका राइट आंसर पूछे तो हम बताएंगे कि पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया किसान के लिए बस्ती था, जिसको कैनाल कॉलोनी कहा जाता था।
और चीजें हैं, इसको चेंज करके दे सकता है। वो एक और चीज है, वो क्या है जी, कि केनाल कॉलोनी को और क्या चीज के नाम से जाना जाता है, नहर बस्ती के नाम से भी इसे जाना जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ये सिंपल सी बात है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में बना। आपका सी नंबर ऑप्शन में 1948 है। अगर डेट चाहिए तो 4 फरवरी 1948 में हमारा श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना जी। ठीक है, अगला चीज देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। अब ब्रुसेल्स मेरा ऑप्शन नंबर ए है। अब ब्रुसेल्स कहाँ है भैया? बेल्जियम का राजधानी है। किसकी राजधानी है जी? दोबारा हमारे साथ बोलिएगा, बेल्जियम की राजधानी है। कौन बेल्जियम की राजधानी है? ब्रुसेल्स राजधानी है। ये क्या किसका मुख्यालय है जी? यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है? 13 नंबर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार की प्रणाली है? पहला संसदीय, दूसरा अध्यक्षात्मक, तीसरा सैनिक, चौथा तानाशाही। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, अध्यक्षात्मक जी। वहां पर केवल राष्ट्रपति हैं जो हेड हैं, और वहां अध्यक्षात्मक है। और राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में कराया जाता है? 4 वर्षों में कराया जाता है जी। 4 वर्ष तक राष्ट्रपति एक बार चुना गए तो 4 वर्ष तक रहते हैं। यही पूछा जाए संसदीय कहाँ है, तो संसदीय आपका भारत में हो जाएगा। भारत में पूछा जाएगा कि भारत में किस प्रकार का प्रणाली है, तो वो संसदीय प्रणाली हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं 13 आगे जी। 13 नंबर के आगे क्वेश्चन कह रहा है, 1 मिनट क्वेश्चन आगे करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? अगर इसको हम बोले कि पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए कैवा संशोधन था जी? 73वां संशोधन था। और 73वां संशोधन में क्या किया गया था, सॉरी कब किया गया था, वो आपका ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, 1959, 1969, 1992, 1996। और 14 नंबर का राइट आंसर होगा 1992। 1992 हमारा सी नंबर ऑप्शन है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1992। 1992 में कैवा संशोधन किया गया था? 73 संविधान में किया गया था। क्या चीज के लिए किया गया था? पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जी। 15 नंबर में क्या कह रहा है? सामाजिक भेदभाव सामाजिक भेदभाव किसने कारण उत्पन्न होता है? यहाँ पर किसने लिख दिया है, किसके लिखना चाहिए था? सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? सामाजिक भेदभाव जाति के कारण उत्पन्न होता है? हाँ होता है। धर्म के कारण होता है जाति भेदभाव होता है? हाँ भेदभाव होता है। भाषा के कारण होता है? ये भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ए बी सी तीनों हो जाएगा, नहीं जी। आपका ये सब ऑप्शन नहीं, बल्कि चौथा ऑप्शन में सब लिखल है, ABCD सब। तो उपरोक्त तो सभी राइट आंसर डी हो जाएगा। सब में टिक लगाए भले, लेकिन डी आंसर राइट आंसर होगा जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले